आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग और फायरिंग ऑर्डर के बारे में आपको बताऊंगा। तो ऐसे इंजनों के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन के चलने वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट थ्रो, इस तरह के, ये जब चलते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, कंपन पैदा करते हैं जब इंजन चल रहा होता है। जैसे और भी है, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट प्रत्येक 2 चक्करों में एक पावर स्ट्रोक पैदा करता है, जबकि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर पैदा करता है। तो 4 स्ट्रोक की अपेक्षा जो 2 स्ट्रोक का जो क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग है वह थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, क्योंकि उसमें प्रत्येक स्ट्रोक में पावर पैदा होता है। जैसे कि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है यह पावरफुल होता है। ये तभी होता है जब ईंधन कम्बस्शन चेंबर में जलता है, तब एकाएक पिस्टन पर प्रेशर पड़ता है, जिससे पावर स्ट्रोक डेवलप होता है। तो बाकी के जो 3 स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन और जो एग्जॉस्ट है, इसको हम आइडल स्ट्रोक कहते हैं। इसमें कोई पावर डेवलप नहीं होता है, अतः इसको चलाने के लिए जो पावर स्ट्रोक से जो शक्ति हमें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शक्ति का प्रयोग करके इन तीनों आइडल स्ट्रोक को हम चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सक्शन और जो एग्जॉस्ट है वह थोड़ा सा कम पावर लेकर के ऑपरेट होते हैं, जबकि कंप्रेशन में जो सिलेंडर में आई हुई जो चार्ज होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अधिक लोड देना होता है। तो ये इसको हम आइडल स्ट्रोक ही कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पावर डेवलप नहीं होता। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं, 2 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसमें ये जो चारों प्रक्रम है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह प्रत्येक चक्कर में 360 अंश पर एक एक पावर पैदा करता है। इसलिए जो क्रैंकशाफ्ट का जो मोशन है वह प्रत्येक चक्कर में पावर पैदा कर रहा होता है। तो क्रैंकशाफ्ट जो है वह सही मोशन में बैलेंस होकर के चलता है। जबकि जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उसमें 720 अंश पर, मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर, पहले चक्कर में क्रैंकशाफ्ट जब टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से वापस टीडीसी आएगा तो एक पूरा चक्कर 360 अंश कंप्लीट होगा, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन ही होगा। और फिर दोबारा जब चक्कर लगाएगा तब पावर और एग्जॉस्ट होंगे। इस तरह से 720 अंश पर एक हमें पावर मिलता है। तो इसमें जो 4 स्ट्रोक में जो पावर है वह हमें 180 अंश ही प्राप्त होता है। बाकी के जो 540 अंश है वह सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पे 540 अंश जो 1.5 चक्कर है इंजन को, उसको चलाने के लिए कोई पावर नहीं होता, तो जो क्रैंक शाफ्ट है उसका जो मोशन होता है वह अनबैलेंस हो जाता है। अतः इस तरह के जो इंजन होते हैं उनको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। क्रैंक शाफ्ट की बनावट भी थोड़ा सा विचित्र तरीके का बना होता है, इसलिए उनको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। इंजन को स्मूथ चलाने के लिए आवश्यक है कि क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस किया जाए। क्रैंक शाफ्ट की बनावट भी टेढ़े मेढ़े आकृति का मरोड़ीदार होता है। तो क्रैंक शाफ्ट में टॉर्सनल वाइब्रेशन तथा इंजन जब चलता है तो इंजन का भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इंजन के अंदर जो क्रैंक शाफ्ट पर असमान जो लोड है और पिस्टन एवं कनेक्टिंग रॉड के जो रेसिप्रोकेटिंग फोर्स है, इनके कारण इंजन वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्रैंक वेब से कुछ पदार्थ हटाया जाता है तथा एक विशेष बैलेंसिंग मशीन में बैलेंसिंग वेट पर सेंटर से जो शाफ्ट है उसमें अतिरिक्त भार जोड़ा जाता है, या एक्सेस जो भार होते हैं उसको ड्रिलिंग करके हटाया जाता है।
क्रैंकशाफ्ट जो बैलेंसिंग है उसको दो तरह के जो बैलेंस है उसके अनुसार उसको बांटा गया है। एक है पावर बैलेंस और दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस। जो पावर बैलेंस होता है, पावर बैलेंस जब इंजन चलता है तो इंजन के जो चारों स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और जो एग्जॉस्ट होते हैं, क्रैंकशाफ्ट के चलने से पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी अप डाउन जब होती रहती है तब ये चारों प्रक्रम जो है वो पूरे होते हैं। तो जो पावर स्ट्रोक होता है इसी में ईंधन जलाया जाता है। तो ईंधन के जलने से कंबस्टन चेंबर में एकाएक प्रेशर उत्पन्न होता है, धमाका उत्पन्न होता है, जिसके प्रेशर से पिस्टन जो है एकाएक टीडीसी से बीडीसी की ओर, नीचे की ओर वह जाने लगती है। इससे इस प्रेशर से पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड से होकर जो प्रेशर है, जो झटके हैं, वो क्रैंकशाफ्ट पर पहुंचता है। तो इस तरह से आइडल स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक, फिर सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, इस तरह से फिर उसके 3 स्ट्रोक के बाद में फिर पावर स्ट्रोक आएंगे। इस तरह से नियमित अंतराल पर जो उत्पन्न प्रत्येक पावर पर पिस्टन पर पड़ने वाला जो फोर्स है पावर स्ट्रोक पर वह एक समान होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो इंजन है वह अनबैलेंस होकर के चलेगा। अगला है मैकेनिकल बैलेंस। इसके अंतर्गत इंजन के कई चल पुर्जे रोटेटिंग तथा रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर कार्य करते हैं, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट से लगा हुआ कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, और क्रैंकशाफ्ट से ही टाइमिंग गियर को जोड़ करके कैम शाफ्ट को चलाया जाता है। कैम शाफ्ट भी रोटेट हो करके जो रॉकर आर्म असेंबली के द्वारा, पुश रॉड के द्वारा जो वाल्वों को ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से क्रैंकशाफ्ट से ही एनर्जी वो लोग प्राप्त करते हैं। अन्य जो भी पार्ट्स हैं, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, कैम शाफ्ट और भी। तो इससे जो क्रैंकशाफ्ट का जो बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनियमितता आ जाती है। अतः जो क्रैंकशाफ्ट के ऑपरेशन मोशन को काउंटर बैलेंस किया जाता है, जिससे इंजन की जो वाइब्रेशन है वह कम से कम हो सके और इंजन जो है वह स्मूथ चल सके। तो क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करने के लिए क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग वेट नीचे बनाए जाते हैं पिनों के विपरीत दिशा पर। तो ये जो बैलेंसिंग वेट होते हैं किसी विशेष बैलेंसिंग मशीन के माध्यम से टेस्ट करके क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस किया जाता है, ताकि जितने भी कल पुर्जे हैं वो जब ले करके क्रैंकशाफ्ट जब चलता है तो सभी दिशाओं में उसका जो भार होता है वह समान हो। तो आवश्यकता अनुसार उसमें मटेरियल को जोड़ा भी जाता है या ड्रिल करके मटेरियल को हटाया भी जाता है और क्रैंकशाफ्ट को इस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो इंजन के घूमने वाले हिस्सों को संतुलन में लाया जा सकता है स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस के द्वारा। क्रैंकशाफ्ट के मेन रोटेशन पार्ट को मैकेनिकली बैलेंस किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट काउंटरवेट, फ्लाईव्हील, डैम्पर पुल्ली और पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ये बैलेंस बनाया जाता है। इनके द्वारा क्रैंकशाफ्ट पर झटके भी पड़ते हैं, जिन्हें प्राइमरी इनर्शिया फोर्स भी कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड के एंगुलरिटी, कोणीय मोशन को सेकेंडरी इनर्शिया फोर्स कहते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड जो है क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के साथ में बंधा होता है। तो जो स्मॉल एंड होता है वो तो पिस्टन के साथ में एक निश्चित स्थान पर बंधा होता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो इस चाल के द्वारा जो क्रैंकशाफ्ट का जो क्रैंक पिन है वह रोटरी मोशन में भी होता है। तो कनेक्टिंग रॉड कोणीय मोशन में अपना जो कोण है वह परिवर्तन भी करता है, साथ ही साथ ऊपर नीचे जो रेसिप्रोकेटिंग का जो मोशन है वह भी होता रहता है। तो इस मोशन को सेकेंडरी इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो फ्लाईव्हील के द्वारा क्रैंकशाफ्ट में परफेक्ट स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस लाया जाता है।
तथा वाइब्रेशन को भी कम किया जाता है। जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसके अगले हिस्से पर वाइब्रेशन डैम्पर या डैम्पर पुल्ली और क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पर हमें फ्लाईव्हील लगाना होता है। इनके द्वारा इंजन को परफेक्ट बैलेंस किया जाता है। तो जो डैम्पर पुल्ली है उसके द्वारा जो वाइब्रेशन है उसको डंप भी किया जाता है, कम भी किया जाता है। और जो फ्लाईव्हील जो होता है वह क्रैंक शाफ्ट के जो मोशन है उसमें जो पावर स्ट्रोक के पश्चात जो आइडल स्ट्रोक होते हैं इनमें हमें अपना फोर्स दे करके उसको ऑपरेट करना होता है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो पावर हमें प्राप्त हो जाती है उस पावर को क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से जो फ्लाईव्हील है अपने में उसको एब्जर्व कर लेता है। और जितने भी आइडल स्ट्रोक होते हैं जब इंजन में कोई पावर नहीं होता तो उन्हीं शक्तियों को वापस वह क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से पिस्टन को ऑपरेट करते हैं। इस तरह से उनका जो मोशन है वह संतुलित बना रहता है। तो इंजन पर फ्लाईव्हील या वाइब्रेशन डैम्पर लगाने के लिए ये भी देखा जाता है कि जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, सिंगल सिलेंडर है या मल्टी सिलेंडर है। 2 स्ट्रोक में प्रत्येक चक्कर में इंजन को पावर मिलता रहता है तो यह अपेक्षाकृत बैलेंस चलते हैं, मोशन में चलते हैं। 4 स्ट्रोक में 2 चक्करों में एक पावर मिलता है तो इनमें थोड़ा सा अनबैलेंस आ जाता है 2 स्ट्रोक की अपेक्षा। तो इसमें जो फ्लाईव्हील होते हैं अपेक्षाकृत भारी प्रयोग किए जाते हैं। जो सिंगल सिलेंडर जो इंजन है इसमें भी मल्टी सिलेंडर इंजन की अपेक्षा भारी फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मल्टी सिलेंडर जो इंजन होते हैं उसमें सिलेंडरों की संख्या एक से अधिक होती है। तो एक में अगर पावर होता है तो उसके समाप्ति के पश्चात में दूसरा भी पावर के आसपास होता है या पावर स्ट्रोक में होता है। इस तरह से जो उनका जो 360 जो अंश है एक चक्र का उसको पावर के अनुसार उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से मल्टी सिलेंडर जो इंजन होते हैं यह भी बैलेंस होकर के चलते हैं। तो इसमें भी जो फ्लाईव्हील होता है वह अपेक्षाकृत कम भारी होता है। सिंगल सिलेंडर वाले जो इंजन होते हैं उसमें एक ही सिलेंडर होता है जिसमें 720 अंश पर एक पावर मिलता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो क्रैंक शाफ्ट होता है वह भारी लगाया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजनों में सिलेंडरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी फ्लाईव्हील का जो वेट है वैसे वैसे कम होता जाएगा। अब बात करते हैं फायरिंग ऑर्डर की। तो फायरिंग ऑर्डर का जो संबंध है एक से अधिक सिलेंडर वाले इंजनों के लिए होता है। क्योंकि अगर एक ही सिलेंडर है तो उसको हम सिंगल सिलेंडर कहते हैं। तो अगर एक ही सिलेंडर वाला अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें प्रत्येक चक्करों में एक पावर डेवलप होगा। अगर वह मल्टी सिलेंडर है तो उनके जो पावर है उसको 360 अंश पर डिवाइड कर लिया जाएगा। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक इंजन में सिंगल सिलेंडर है तो 720 अंश पर एक पावर पैदा होगा। तो मल्टी सिलेंडर इंजनों के लिए हमें जो फायरिंग ऑर्डर है, फायरिंग का जो क्रम है उसको बैलेंस करने के लिए बनाना होता है। तो किसी इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में पावर स्ट्रोक के लिए जिस क्रम में फायरिंग होती है वह उसका फायरिंग ऑर्डर कहलाता है। सही फायरिंग ऑर्डर से इंजन जो है संतुलित चलता है तथा इंजन में चलते समय वाइब्रेशन नहीं होता। आजकल लगभग सभी गाड़ियों में जो सिलेंडर होते हैं वह इन लाइन अर्थात एक ही लाइन में बने होते हैं। इसमें जो सिलेंडर रेडिएटर से सबसे पास होता है, निकट होता है, उसको हम 1 नंबर सिलेंडर से चिन्हांकित करते हैं और उसके पश्चात 2, 3, 4 आदि क्रम कहे जाते हैं। किसी इंजन के लिए एक से अधिक फायरिंग ऑर्डर संभव है जो क्रैंकशाफ्ट के बनावट के आधार पर होते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट की जो बनावट होती है, जो टेढ़े मेढ़े आकृति के होते हैं, एक सीध में क्रैंक जनरल होते हैं या जिसमें मेन बेयरिंग से उसको क्रैंक केस में आधार प्रदान किया जाता है। और जो उसके क्रैंक पिन होते हैं विभिन्न कोणों पर बने होते हैं। इन्हीं के आधार पर जो क्रैंकशाफ्ट जो है
उसको फायरिंग क्रम में इन्हीं कोड़ों को बनाया जाता है। जो क्रैंकशाफ्ट जो थ्रो होता है उसके माध्यम से जो इंजन का जो फायरिंग क्रम है वह सुनिश्चित किया जाता है। सिंगल सिलेंडर में जो थ्रो है वह एक ही होगा। इससे जो पिस्टन है वह कनेक्टिंग रॉड के साथ में क्रैंकशाफ्ट के घूमने से वह अपने स्ट्रोक जो है वह पूरे करेगा। तो इसमें एक ही पिन या क्रैंक पिन होगा। तो जो पावर स्ट्रोक फायरिंग जो ऑर्डर है वह मल्टी सिलेंडर इंजनों के लिए होता है। इसमें एक से अधिक सिलेंडरों की संख्या होती है। तो जैसे एक से अधिक 2 सिलेंडर इंजन है तो जो क्रैंक पिन है उसका जो अरेंजमेंट है वह ये वाला जो है मेन जनरल है। जो क्रैंक केस में मेन बेरिंग के माध्यम से इसको फिक्स किया गया है। जो क्रैंक पिन है जिसमें कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को बांधा जाता है, तो एक क्रैंक पिन यहाँ बनाया गया है, दूसरा उसके नीचे ये बना हुआ है जो पिस्टनों को लेकर के अपने अपने सिलेंडरों पर चलते हैं। तो इनका जो क्रैंक पिन है इसको 180 अंश की दूरी पर बनाया गया है। अगर हम इसको इधर से देखें तो ये जो मेन जनरल है एक सीध में दिखाई देंगे और जो क्रैंक पिन है एक क्रैंक पिन ऊपर होगा और दूसरा क्रैंक पिन नीचे होगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो एक जो पिस्टन है वह ऊपर होगा पीडीसी पर, तो जो दूसरा जो पिस्टन है वह नीचे पीडीसी पर होगा। तो इस तरह से वह क्रम जो है एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। इस तरह से जो क्रैंक शाफ्ट है उसको थ्रो के माध्यम से बैलेंस किया जाता है। अगर 3 सिलेंडर वाले इंजनों में बात करें तो जो क्रैंक शाफ्ट का जो 360 अंश जो होता है इसमें हमने 180 अंश पर पिनों को बांटा हुआ है। इसमें 3 भागों में इसको बांटेंगे। इसमें हमने क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन को क्रैंक पिनों के माध्यम से 3 भागों में बांटा हुआ है। प्रत्येक जो पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड है इनमें लगा हुआ होगा 2 3। तो इस तरह से यह बारी बारी से टीडीसी से बीडीसी इस तरह से 120 अंश की दूरी पर यह प्रत्येक जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे क्रम से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो इंजन है हमारा 2 स्ट्रोक है और सिंगल सिलेंडर है तो 360 अंश पर एक पावर मिलेगा। अगर सिंगल सिलेंडर इंजन हमारा अगर 4 स्ट्रोक है तो 720 अंश पर पावर मिलेगा। अगर आप जो इंजन है वो 2 सिलेंडरों वाला है, 4 स्ट्रोक इंजन है या 2 स्ट्रोक इंजन है, तो जो उसका जो चक्र है 360 अंश उसको 2 भागों में हम बांट देंगे। तो इस तरह से अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो प्रत्येक 360 अंश पे एक एक पावर मिलेगा। अगर 2 स्ट्रोक है तो 360 का आधा 180 अंश पर जो हमें पावर जो है वो मिलता रहेगा। तो इसका जो फायरिंग क्रम होगा इसको हम अगर रेडिएटर इस तरफ लगा हुआ है रेडिएटर तो इसको हम 1 और इसको हम 2 नंबर से हम क्रम निर्धारित करते हैं। तो इसमें एक के बाद एक जो फायरिंग आएगा तो इसलिए जो इसका जो फायरिंग क्रम है 1 2 डबल सिलेंडर का। और जो 3 सिलेंडर वाले जो इंजन है अगर रेडिएटर इस तरफ से है तो इसको हम 1 2 और 3 क्रम से चिन्हांकित करेंगे। और इसका जो फायरिंग क्रम होगा पहले 1 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 2 में होगा। इस तरह से 1 3 2 इसका जो फायरिंग क्रम होगा ये इसका फायरिंग क्रम है या फायरिंग ऑर्डर।
फोर सिलेंडर में जो क्रैंकशाफ्ट की जो बनावट है कुछ इस तरह की होगी। इसमें तीन जो मेन जनरल हैं ये एक सीध में दिखाई देंगे, और जो एक नंबर का क्रैंक पिन है और 4 नंबर का जो क्रैंक पिन है वह एक ही तरफ बना होगा, और 2 और 3 जो नंबर का जो क्रैंक पिन है वह एक ही तरफ बना होगा। इनका जो झुकाव है 1 और 4, 2 और 3, इन दोनों के बीच में 180 अंश की दूरी होगी। जब इस तरफ से अगर हम देखें तो जो क्रैंक पिन है वो मेन जनरल है वो बीच में एक सीध में दिखाई देंगे तीनों क्रैंक पिन, और जो 1 और 4 नंबर के जो क्रैंक पिन है जो मेन जनरल है वो तीनों एक सीध में दिखाई देंगे। जो क्रैंक पिन है 1 और 4 नंबर के वो एक जगह पे एक के पीछे एक दिखाई देंगे 1 और 4, और जो 2 और 3 नंबर के जो क्रैंक पिन है वो नीचे 2 और 3 एक सीध में दिखाई देंगे। तो इनका जो फायरिंग क्रम है वह 1 3 4 2, इस तरह से इनका जो फायरिंग क्रम है यह अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये इसका फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2। ये 4 स्ट्रोक के जो 4 सिलेंडर वाले जो इंजन होते हैं इनमें यह फायरिंग क्रम अधिकतर प्रयोग किया जाता है 1 3 4 2। जो 4 सिलेंडर है इसमें 180 अंश पर दो के जोड़े पे जो क्रैंक पिन की बनावट थी। जो 6 सिलेंडर के जो इंजन होते हैं इसमें दो के जोड़े में 3 भागों में उसको 120 अंश की दूरी पर उसको विभाजित किया गया है 3 भागों में, और एक सीध में 1 और 6 नंबर के जो क्रैंक पिन है इनका कोण है, और 3 और 4 का एक ही सीध में बना हुआ है, और 2 और 5 नंबर का जो क्रैंक पिन है वह जोड़े में एक ही सीध में एक ही कोण पर इनकी जो बनावट है क्रैंकशाफ्ट पर दी गई है। इनका जो फायरिंग क्रम है 6 सिलेंडर का 1 5 3 6 2 4, इसमें पहले नंबर पर पहले फायरिंग होगा, उसके बाद में 5वें नंबर पर, उसके बाद में तीसरे नंबर पर, उसके बाद में छठे नंबर पर, उसके बाद 2 4, इस तरह से इनका जो फायरिंग क्रम है वह एक के बाद एक होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 और 6 अभी टीडीसी पर है, तो अगर एक नंबर पे पावर स्ट्रोक होगा तो टीडीसी से अभी वो टीडीसी पर है, नीचे जब वो बीडीसी पर आएगा तो 2 और 5 नंबर का टीडीसी की ओर जा रहा होगा, तो 2 नंबर जो होगा वह एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट के लिए बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो 5 नंबर का जो होगा वह कंप्रेशन कर रहा होगा। जब एक नंबर जो है वह टीडीसी से बीडीसी पावर स्ट्रोक में आएगा तो 5 नंबर कंप्रेशन करेगा, तो उसके पश्चात वो पावर पैदा करेगा। इस तरह से उसके बाद में ये 3 जो है इसका स्थान ले लेगा, 3 कंप्रेशन कर रहा होगा। इस तरह से जो क्रम है वह चलता रहेगा। तो जो फायरिंग क्रम है 1 5 3 6 2 4 इस तरह से उसमें होता रहेगा। यह फायरिंग क्रम अधिकतर यूज किया जाता है। इसके अलावा भी और भी फायरिंग क्रम है, लेकिन इस फायरिंग क्रम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अधिकतर जो यूज किए जाने वाले जो फायरिंग क्रम है 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2, 4 सिलेंडर के लिए 1 3 4 2, 5 सिलेंडर के लिए 1 3 5 4 2, 6 सिलेंडर के लिए 1 5 3 6 2 4, 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन के लिए 1 8 7 3 6 5 4 2, इस तरह से फायरिंग क्रम होगा। और V8 इंजन के लिए जिसमें जो सिलेंडर जो होते हैं V शेप में बने होते हैं, ऐसे इंजन के लिए 1 3 2 5 8 6 7 4 इस फायरिंग क्रम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है।
तो अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।